बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है, वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है, बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है खबर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी वो ये कि अमरीकी वजीर जंग, इसका नाम पहले वजीर दिफा होता था, वजारत दिफा थी, वजारत जंग उसको कर दिया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम कुछ शायद अलग थे। तो ये जो वजारत जंग है, इसके वजीर पीट हेगसेथ, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर सुने तो आपको कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी सारी कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। यानी उनके जुमले, उनके अल्फाज तो आप एक तरफ रख देना, उन्होंने कुछ बड़ी मुतासब बातें भी की हैं, दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। खुद उनके अपने अकायद दुनिया जानती है, लेकिन चले सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। काफी फिक्रमंदी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। फिर एक तजब्जुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी जबान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। वो अपना वजन बरकरार नहीं रख पा रहे थे। कभी एक टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे, कभी दूसरी टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे। ये चीजें बताती हैं कि जो बोलने वाला है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो सिचुएशन वो बताना चाह रहा है एक्चुअली वो सूरत-ए-हाल नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एतमाद नहीं था, अपना वजन बार बार वो शिफ्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फाज को वो चबा चबा के जानबूझकर जोर देकर बोल रहे थे कि मेरी बात में वजन नहीं है तो कम से कम मेरे बोलने में वजन पैदा हो जाए। ये हमने पाकिस्तान में भी होते हुए देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कहानी सुना रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बड़ी आम बातें की हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। और देखें, ये बात ठीक है कि अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्टा चला गया काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा बाकी लोगों की तरह कि जमीन पे हमने फौजें नहीं भेजनी। हम जमीन पे फौज भेज सकते हैं, जमीनी फौज उतार सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरानी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई फौज उनके हत्थे चढ़े और वहां जमीन पे कोई फौज उसी तरह आ जाए जैसे इराक में या अफगानिस्तान में आई थी, तो इनको लग पता जाएगा। अमरीकी जर्नल खुद कह चुके हैं कि उन्हें शिकस्त हुई अफगानिस्तान के अंदर। हम 20 साल तक लड़ते रहे और उसके बाद हुकूमत वापस उन्हीं लोगों ने ले ली जिनके साथ हम 20 साल तक लड़ते रहे। तो वहां पे एक शिकस्त हुई थी, हम रजीम भी बदल नहीं सके वहां पे। तो इसी तरह ईरान के अंदर ये कैसे जीत जाएंगे? ईरान की बड़ी लंबी तारीख है, वो बहुत सख्त लोग हैं और वो तो बदले की बात कर रहे हैं उनके लोग। यानी अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में मुवाजना करना चाहें, बहादुरी का फर्क आप करना चाहें, तो आपको साफ नजर आ रहा है जितने इसराइली शहरी हैं वो बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं, नीचे तहखानों के अंदर घुसे हुए हैं। जितने ईरानी शहरी हैं वो शहरों के अंदर बाहर निकल के फिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में वो सड़कों के ऊपर इज्तिमा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं लोग। वो क्यों निकल रहे हैं? वो खamenei के शहादत के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो ईरानी दलेर कौम है, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। इसराइली जो है वो अब बुज़दिली दिखा रहे हैं, उनके पास सहूलतें बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा आसान पसंद हो गए हैं, उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, आसाइशों वाली जिंदगी है। तो वो सारे बंकरों में चले जाते हैं, वो लड़ने में बिलीव नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारते रहे, बारिश कर रहा है बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज्यादा है, इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहां से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता है तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के जरिए से अमेरिका दबाता है, उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का यह दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ किया है कि 6 फौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ है। अब देखिए, दोनों तरफ से चीजों को एग्जेजरेट तो किया जाता है जब भी जंग होती है।
जब भी जंग होती है ऐसा होता है, ईरान अमेरिकन फौजियों की हलाकतें ज्यादा बताएगा और अमेरिका कम बताएगा, ये तो होगा। लेकिन मैं आपके सामने सिचुएशन फिर भी रख रहा हूं। चीन ने और रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करे, और वो हर लिहाज से साथ हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी भरपूर हमायत की हम यकीन दहानी करवाते हैं। ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के अंदर राब्ता हुआ। चीन ने अमेरिका और इसराइल की खुलकर मजम्मत भी कर दी है और लड़ाई फैलने के खदशे का इजहार भी किया, और यही बात रशिया ने भी की है। रशिया ने ना सिर्फ ईरान का साथ दिया बल्कि यह कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं जो अमेरिका ने और इसराइल ने की है, बल्कि ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं और ईरान की भरपूर हमायत भी करते हैं। रूस ने भी वही कहा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रूस के एक अहम ओहदेदार हैं और पुतिन के बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये उनका नाम है। इनके नाम भी लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई नाम है, लेकिन दिमित्री पहला वर्ड है उनका, और बड़े अहम ओहदेदार हैं रशिया के। उन्होंने खबरदार किया है और ये वार्निंग जारी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते तो यकीनी तौर पे तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है, यानी एक आलमी जंग लग सकती है। और ये पुतिन के बहुत करीबी साथी है। इन्होंने कहा अमेरिका ने खुद को और दुनिया को एक रिस्क में डाल दिया है। ये जो अमेरिका ने किया ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका भी रिस्क में है और दुनिया भी रिस्क में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है और ये बात रशिया की ठीक है, चाइना भी ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका ने अजीबोगरीब पंगा ले लिया, ये लड़ाई फैल सकती है। द इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि बहुत इम्कान है कि जंग अमेरिका हार जाएगा, और माजी में बराक ओबामा पर इसी बारे में तनकीद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कैसे अपने फौजियों को इस हलाकत में डाल सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बराक ओबामा को कि ये अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। और प्रॉब्लम पीछे दो बताए जा रहे हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की कोई तैयारी नहीं है, वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इंपीचमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है, और उन्होंने खुद कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मैं ये मिड टर्म हार गया तो मेरी इंपीचमेंट पक्की है। दूसरा जो एप्स्टीन फाइल है जिसके बारे में हमें मौका नहीं मिला बात करने का, क्योंकि पाकिस्तान में इतने हालात खराब है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादतियों के मामलात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है और वो बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ा के इसराइल के कहने के ऊपर अटैक कर दिया ईरान पे, और वहां पे वो फंस गए। उन्हें लगता था कि 2-4 दिन में वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन वो अहदाफ से लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक बड़ी अहम खबर दी है, और उनकी खबर के मुताबिक, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप इंतजामिया के अरकान और पेंटागन में ईरान के तनाजे को काबू से बाहर जाने के खदशात में इजाफा हो रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान से जंग चंद हफ्तों तक तूल पकड़ सकती है। तवील लड़ाई से अमेरिका के फिजाई दिफाई जखायर खत्म हो सकते हैं, क्योंकि एक आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए आमतौर पर 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। ये इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल होते हैं जो आने वाले मिसाइल को या आने वाले ड्रोन अटैक को ये उसको रोकते हैं, और ये एक को रोकने के लिए 2-3 जो है वो हवा में जाते हैं। अब जरा आप फर्क चेक करें कि फर्क कितना ज्यादा है। जो ईरानी मिसाइल है ना, और ये बरतानवी रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल जो है या उनका जो ड्रोन है जो आगे अटैक करता है वो $35,000 का एक पड़ता है ईरान को, मगर उसे रोकने वाला जो इंटरसेप्टर है वो $4 मिलियन का मिसाइल है। एक $4 मिलियन का है, तो 100 गुना से ज्यादा महंगा है। यानी दुगना हो तो बहुत ज्यादा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ये इतना ज्यादा महंगा है उसको रोकना। तो उसकी कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है, और फिर बाद का वो एक नहीं 2-2, 3-3 इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कम खर्च में ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबा ले जा सकता है। मार्को रूबियो की भी एक वीडियो इसी बारे में वायरल हुई है। मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ईरान एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल तैयार करता है, जबकि इतने ही अरसे में 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार हो सकते हैं। तो ये तो मुवाज़ना ही कोई नहीं है। यानी इंटरसेप्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी उसकी पेचीदा है। वो 6 से 7 तैयार होते हैं, वो उधर 100 के करीब जो है वो हमला करने वाले मिसाइल या उससे ज्यादा तैयार कर लेता है। तो यहां पे मुकाबला नहीं है। और अमेरिका देखिए कितने इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर सकता है। अगर उनके पास ये लामहदूद होते या बहुत बड़ी
मिकदार में या तादाद में अमेरिका के पास होते तो अमेरिका खलीजी ममालिक को जरूर बचाता। यानी सऊदी अरब को यह शिकवा ना करना पड़ता, कतर को यह शिकवा ना करना पड़ता, कुवैत को यह शिकवा ना करना पड़ता कि अमेरिका उठा के इंटरसेप्टर्स ले गया है इसराइल में और वो इसराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लामहदूद तो नहीं है ना, महदूद है, इसीलिए अमेरिका ने उनको मूव किया और ले जाके इसराइल को बचाना शुरू कर दिया और खलीजी ममालिक को अकेला छोड़ दिया। इस बात का शिकवा खलीजी ममालिक ने किया, खासतौर पर सऊदी अरब ने। और अमेरिका का जो अपना जखीरा है, जो उन्होंने अपने दिफा के लिए रखा हुआ, उसको वो किसी लड़ाई में बाहर ले जाके नहीं झोंक सकते। लिहाजा उन्हें बहुत बड़ी मिकदार में इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे। अगर उनके पास नहीं है चंद हफ्तों के बाद, तो फिर बहुत वुल्नरेबल हो जाएगा इसराइल, क्योंकि इसराइल खुद ये नहीं बनाता। इसराइल खुद जितने हथियार बनाता है वो इस काबिल नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला करे। और ईरान अगर लगातार हथियार बनाता जाता है और रशिया और चाइना की सपोर्ट उनके साथ रहती है, फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है, और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें, इसके असरात तो आ रहे हैं। अब नए हरमज जो है वो बंद होने की वजह से हजारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफर रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहां पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली आबनाए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है, और कुछ ना करके इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल ये 28% तक बढ़ी थी और अब जो खबर आई है लेटेस्ट, वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है। ये जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन, एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं, ये गिराए किसने? देखिए, ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फजा में, यानी जमीन से फजा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जंग चल रही है, जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए। लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है, वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं, अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते थे। अब इसमें एक खबर और आई है और ये खबर ये बताती है कि कुछ जो कुवैती बहरिया के लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक अहलकार जो है वो जाँ बहक भी हुआ है। अब ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं अंदर से किसी ने बगावत की और उन्होंने अमेरिकन तैयारों को निशाना बना दिया? क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो है वो अरब हुक्मरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही अरब हुक्मरानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, खलीजी ममालिक के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने अपना दिफाई निजाम वहां से हटा लिया। अमेरिका सिर्फ इन ममालिक को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा कि इनको अपना दिफाई निजाम खुद खड़ा करना होगा और अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। अब ये ईरान के साथ खलीजी ममालिक को लड़वाना इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की और उसके लिए काम हो भी रहा है। मैं आपको एक खबर देता हूं, एक तो जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको, इसके ऊपर जो अटैक हुआ, ईरान ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सऊदी भाइयों को आगाह भी कर दिया है कि इस हमले के पीछे हम नहीं है, हमने किसी रिफाइनरी के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल नहीं दागा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मिसाइल किसने फेंका है, और अगर ये इसराइल की तरफ से आया है या किसी और तरफ से आया है तो ये फिर मामला बहुत लंबा चलेगा, ये यहां खत्म नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कहा, ईरान कह सकता था हमने मारा, जंग में वो गलती से आ गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं मारा, हमने किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक नहीं किया। अमेरिकी एक सहाफी है, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक इंकशाफ किया है। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के कुछ एजेंट्स पकड़े गए और ये बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस इल्जाम में गुज़िश्ता रात इनको पकड़ा गया है और ये कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी
یہ خلیجی ممالک ہیں قطر اور سعودی عرب، یہاں پہ اس قسم کی بم دھماکے یا کارروائیاں کروائی جائے جس سے انارکی پھیلے اور انہیں لڑائی کے اوپر اکسایا جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خبر بہت بڑی خبر ہے کہ یہاں پہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ان ملکوں میں۔ تو اب عرب ملکوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ایران ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ ایران سے ڈرا کر ہمارے اوپر لمبے عرصے تک مسلط رہنے والے لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے اپنے دفاع پہ جتنا ہم نے خرچ کر لیا۔ اگر اپنے اوپر خرچ لیتے تو آج شاید بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ محمود احمدی نژاد بہت مقبول ہیں ایران کے اندر، سابق صدر ہیں ایران کے اور بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں اور بڑی شاندار انسان ہے۔ محمود احمدی نژاد جو ہیں وہ بچ گئے حملے میں۔ ان کے بارے میں پہلے اطلاع آئی تھی کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن اب جو اطلاع آئی ہے اس کے مطابق وہ بچ گئے ہیں۔ یورپ سے پہلے حکمران نے آواز اٹھائی ہے، یہ اسپین کے وزیر اعظم ہے پیدرو، انہوں نے امریکی حملے اور اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی ہے، اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اپنے اڈے بھی دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے اڈے بھی نہیں دیں گے، جبکہ برطانیہ نے اڈے تو دے دیا امریکہ کو، لیکن لڑائی میں اترنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، جو عراق جنگ میں ہمارے ساتھ ہوا اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اب ہم دوبارہ اس طرح کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہم اس لڑائی میں آنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، خلیجی ممالک میں صورتحال بہت عجیب ہے اس وقت۔ وہاں سے جو ارب پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں، جو پوری دنیا سے آ کر وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں کا شاندار امن و امان انجوائے کر رہے تھے، اب سردیوں میں پوری دنیا وہاں آ جاتی تھی۔ آج کل سردیوں کا سیزن ہے تو جیسے ہی گرمیاں ہوتی تھی تو دنیا کے امیر تین لوگ یورپ میں چلے جاتے تھے، سردیاں آتی تھی تو مڈل ایسٹ میں آ جاتے تھے۔ اب وہ سارے لوگ یہ خطہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے لیے خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ریاض میں، اس کو استعمال کر رہے ہیں اور گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ بہت بڑے بڑے ارب پتی اپنی فیملیوں کو لے کر گاڑیوں سمیت وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ جیٹس کے اندر بیٹھ بیٹھ کے نکل رہے ہیں کہ ہمیں یورپ پہنچا دو کسی طرح، اور رستہ بھی بہت لمبا لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹ وہاں سے اسرائیل والی سائڈ سے تو جا نہیں سکتے، تو ایک لمبا رستہ لے کر یہ لوگ یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ جنگ پھیلے گی اور یہ کہیں نہ مارے جائیں، کوئی میزائل بھول بھال کے ادھر نہ آ جائے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے جو پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں، اب ایک ایک پرائیویٹ جیٹ کی جو پرواز ہے اس کے لیے 2,60,000 پاؤنڈ تک، یعنی پاکستانی یہ کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 10 کروڑ روپیہ دے کے ایک ایک جیٹ کو لے جایا جا رہا ہے کہ جناب ہماری فیملی کو یہاں سے یورپ پہنچا دے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں کسی طرح سے۔ اب آ جائیں ناظرین تھوڑا سا پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا وہ نامزدگی واپس لی جائے۔ نواز شریف نے ٹویٹ کیا، شہباز شریف نے کیا، کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کا نام بھی نہیں لیا، حالانکہ 160 بچیوں کو ایک ساتھ دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں تیار کر دی گئی ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ان بچیوں کو ایک ساتھ دفنایا جائے گا۔ یہ معصوم بچیاں قتل ہوئی ہیں، پوری دنیا میں اس منظر کے بعد غم و غصہ ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ، اسرائیل، نیتن یاہو۔ تو یہ نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نواز شریف نے بھی نام نہیں لیا اور کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بلاول تو چپ تھے امن کے نوبیل انعام کے معاملے پر۔ مریم نواز سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتی ہیں شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہوا، تو مریم نواز نے حمایت کر دی، ٹھیک کیا ہوا، شہباز شریف جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، یعنی اچھا کیا شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی حمایت کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کے امن کے نوبیل انعام کے لیے اس وقت مریم نواز نے، جس وقت ایران کے اندر جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد 600-700 کے قریب بڑھ گئی ہے، پاکستان کے اندر 30 کے قریب 35 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور پورے خطے کو ایک جنگ کی آگ میں لپیٹ دیا ہے، چھوٹے بچے تک جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود مریم نواز کہہ رہی ہے نہیں شہباز شریف نے ٹھیک کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کے حوالے سے۔ تو یہ خاندان ایسا ہی ہے، یہ نہیں سیکھ سکتے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یہ نہ کبھی پبلک کے تھے نہ پبلک کے ہیں، نہ عام آدمی کی طرح سوچتے ہیں، نہ عام آدمی کی طرح جیتے ہیں، نہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اور نہ کبھی عام آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔